आज का जो टॉपिक है वो है रेगुलेटरी सब्सटेंसेस विच कंट्रोल द प्लांट ग्रोथ। के प्लांट्स की ग्रोथ को कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि रेगुलेट करते हैं, जो इसको मेंटेन करते हैं। प्लांट्स में बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कल भी हमने बताया था, आहिस्ता आहिस्ता से प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद वो बहुत ही स्लोली अपने टारगेट सेल्स की तरफ मूव करते हैं और वहां पर जाके वो अपना जो है एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। और वो किसी खास सिग्नल्स के अगेंस्ट प्रोड्यूस होते हैं और किसी खास सिग्नल्स को ही रिस्पॉन्स करते हैं। जैसा कि ऑक्सीजन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजन को जो इसका केमिकल नेम है, इसे इंडोल एसिडिक एसिड भी कहा जाता है। इंडोल एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड के डेरिवेटिव का फॉर्म है। या इंडोल एसिटिक एसिड के कुछ और भी इसके वेरिएंट्स भी होते हैं, 2-3 किस्म के। इसका फंक्शन क्या होता है? इंडोल एसिटिक एसिड सेल्स के अंदर, प्लांट्स में स्टेम्स के अंदर, ये प्लांट्स के जो टर्मिनल पार्ट होते हैं, तने के जो टर्मिनल पार्ट हैं जहाँ से तना लंबा हो रहा होता है, वहां पे ये सेल्स को एनलार्ज करते हैं, सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं वहां पर। ये कैम्बियम के अंदर, कैम्बियम आपको पता है कि जिस तरह जाइलम और फ्लोएम के दरमियान एक वेस्कुलर कैम्बियम होती है जो कि डिवाइड होकर जाइलम और फ्लोएम बनाती है, उसको हम कैम्बियम कहते हैं। कैम्बियम द सेल्स हैविंग द एबिलिटी टू डिवाइड, ये वो सेल्स हैं जिनमें डिवाइड होने की सलाहियत होती है। तो ऑक्सीजन सेल्स एक तो कैम्बियम के दरमियान में जो सेल्स हैं, कैम्बियम को डिवाइड होने पे मजबूर करती है, और इसके अलावा जो स्टेम्स हैं, स्टेम्स के सेल्स को एनलार्ज करती है। दूसरा इसका फंक्शन है, ये बहुत ही कम कंसेंट्रेशन में रूट्स को भी प्रमोट करती है, रूट्स की ग्रोथ को प्रमोट करती है बहुत ही कम कंसेंट्रेशन में। अगर ये ज्यादा कंसेंट्रेशन होगी, अगर ऑक्सीजन की ज्यादा मिकदार आ जाएगी वहां पे, तो ये रूट्स की ग्रोथ को रोकती है। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि वेरी इन लिटिल कंसेंट्रेशन ये रूट्स की ग्रोथ को प्रमोट करती है, लेकिन इन हाई कंसेंट्रेशन इट इनहिबिट्स द ग्रोथ। उसके अलावा ये रूट्स की जो कटिंग्स होती हैं या जो कैलिसेस होती हैं, जहाँ से अगर रूट कट हो जाए या जहाँ पर रूट जो है कोई कैलस बन जाए, तो ये वहां पर भी इसकी ग्रोथ को प्रमोट करवाती है। तीसरा इसका जो फंक्शन है, जो बड होती हैं शूट्स के अंदर, जहाँ पे नए तने बनने हैं या नए फ्लावर्स बनने हैं, नई ब्रांचेस यहाँ से निकलनी है, ये वहां पर भी बड को इनिशिएट करवाती है। लेकिन कभी कभार इसका जो मैकेनिज्म है, एक और हार्मोन है जिसे हम कहते हैं साइटोकाइन्स, ये उसके अगेंस्ट होती है। यानी कि ये कभी कभार ये बड को रोकती भी है। साइटोकाइन्स भी बड के प्रोडक्शन को थोड़ा बहुत इनिशिएट करवाता है। हम थोड़ी देर बाद साइटोकाइन्स का फंक्शन भी डिस्कस करेंगे। इसका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांट्स की ग्रोथ की रेगुलेशन में। अब ये है जो चौथा पॉइंट है, प्रमोट एपिकल डोमिनेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, व्हाट इज द एपिकल डोमिनेंस। इसमें अगर आप लोग तवज्जो दो, एपिकल कहते हैं एपिस को, जो स्टेम्स हैं या जो शूट्स हैं, जो टर्मिनल पार्ट हैं, जिसे हम एपेक्स कहते हैं। ऑक्सीजन की मौजूदगी में एपेक्स ग्रो करता है, लेकिन एपेक्स के जो नीचे वाले तने होंगे, जो एपेक्स के नीचे वाले लीव्स होंगे, नीचे वाली जो बर्ड्स होंगी, वो ग्रो नहीं करेंगी। अगर आप ये देखो, ये है एपेक्स, तो ये टर्मिनल पार्ट है, ये सब एपेक्स ग्रो करेगा। जबकि जो बर्ड्स इसके साइडों पे हैं, नीचे वाली बर्ड्स हैं, ऑक्सीजन इनको रोक देगा, इनकी ग्रोथ को रुक रुक जाएगी, इनकी ग्रोथ स्टार्ट नहीं होगी। एपेक्स मतलब जब ये डोमिनेट रहेगी, ये ग्रो करती चली जाएगी,
इसकी मौजूदगी में, इसकी डोमिनेंसी की मौजूदगी में जो इसके साइड्स वाले, जो इसके लेटरल बर्ड्स हैं, लेटरल बर्ड्स हम जिसको कहेंगे, साइड वाली बर्ड, साइड वाली ब्रांचिंग स्टार्ट नहीं होगी, साइड वाले लीव्स नहीं बनेंगे, तो इसको हम कहेंगे एपिकल डोमिनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी, व्हाट इज द एपिकल डोमिनेंस। ये आपको इसका कंसेप्ट होना बहुत क्लियर है। इसी तरह होता है पार्थिनोकार्पी के, बाज दफा ये पोलिनेशन के बगैर जो फीमेल कार्पी होती है फ्लावर्स के अंदर, फीमेल ओवरीज जो होती है, फीमेल कार्पल या फीमेल ओवरी को ये फ्रूट्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, के जिसमें अभी अब कह लेंगे पोलर ग्रेन्स के बगैर ही जो फीमेल कार्पल या फीमेल जो ओवरीज है वो कन्वर्ट हो जाती हैं फ्रूट्स के अंदर। दिस इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पी। विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्लावर्स का फ्रूट्स के अंदर कन्वर्ट होना इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पी। ये ऑक्सीजन जो है ये पार्थिनोकार्पी भी इंड्यूस करवाती है, यानी कि ऐसे फल जिनमें बीज नहीं होते, बीज नहीं होते इसका मतलब है विदाउट फर्टिलाइजेशन। जिन फूलों में फर्टिलाइजेशन होती है तो ऐसे फूलों के अंदर जो ऐसे जो फल बनते हैं उन फ्रूट्स के अंदर सीड्स फॉर्मेशन होती है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो सीड फॉर्मेशन नहीं होगी, तो ऐसा प्रोसेस पार्थिनोकार्पी कहलाएगा। तो ये भी ऑक्सीजन की मदद से होता है। पांचवा इसका जो फंक्शन है, ये जो लीव्स होते हैं पौधों के अंदर उसकी लाइफ को ज्यादा करते हैं, लीव की एजिंग ज्यादा करते हैं, या दूसरे अल्फाज में बायोलॉजिकल वर्ड इसके लिए यूज होता है लीव सेनेसेंस। लीव सेनेसेंस जो है इसका मतलब है कि पत्तों का झड़ जाना। जिस तरह मौसम खिज़ां के अंदर सर्दियों के शुरू में पत्तों के जो दरख्तों के लीफ हैं वो येलो होके फाल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, इसको हम लीव सेनेसेंस कहते हैं। तो ये ऑक्सीजन ही है जो कि दरख्तों की एक पत्तों के अंदर एक पूरी लाइफ को मेंटेन रखते हैं, उनको वक्त से पहले गिरने नहीं देते। हाँ, कोई बाई चांस कोई तेज हवा चले, आंधी चले, कोई रगड़ वगैरह आए, उसको जिसे हम कहते हैं फिजिकल डैमेज, फिजिकल डिप्रेशन वगैरह, उससे तो लीफ गिर सकते हैं। लेकिन एक जो बायोलॉजिकल नेचुरल फिनोमेना है ये उसको कंट्रोल करते हैं, तो उसमें ये वक्त से पहले लीफ ये फॉल नहीं होने देते। लिहाजा इसको हम बायोलॉजिकली वर्ड में कहेंगे दे कॉज द डिले इन लीफ सेंसेस। ये लीफ एजिंग को ज्यादा करते हैं। उसके बाद ये भी उसी का अल्टरनेटिव है, पॉइंट नंबर 5 का, द अल्टरनेटिव इज इनहिबिट एब्सिशन। एब्सिशन स्पेशली वर्ड यूज होता है फ्रूट्स का गिरना, जैसा कच्चे आम गिर जाते हैं, कच्चे ऑरेंज अगर ड्रॉप हो जाते हैं दरख्तों से, तो कच्चा फल अगर दरख्तों से गिरना शुरू हो जाए तो इसको कहते हैं एब्सिशन। तो अगर प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन की प्रोडक्शन बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर के अंदर बेहतर है तो प्लांट्स के अंदर ये कच्चा जो फल गिरता है ये नहीं होता। प्लांट्स अपना कच्चा फल गिरने से रोकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा ये भी ऑक्सीजन का एक फंक्शन है, इट इनहिबिट्स द एब्सिशन। ये एब्सिशन को रोकता है, कच्चे फल गिरने से रोका जाता है। इसकी इसी वजह से इसकी जो प्रॉपर्टीज है, ये जो है फूलों को पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करवाता है। इसके अलावा ये पत्तों की लाइफ पर आता है, पत्ते नहीं गिरने देता, फल नहीं गिरने देता। उसके अलावा ये एपिकल डोमिनेंस है, दरख्तों की लंबाई में अच्छा खासा इजाफा होता है। तो इसकी इन्हीं खूबियों की वजह से सिंथेटिक ऑक्सीजन को लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है और इसको एज ए फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल किया जाता है कोई खास अचीव करने के लिए। सिंथेटिक ऑक्सीजन हैं ये काफ़ी सस्ते होते हैं, इंडोनेसिटिक एसिड, और ये इवन के प्लांट्स के अंदर जो नेचुरल ऑक्सीजन बनते हैं ये उनकी निस्बत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। लिहाजा इनकी प्रेरण के लिए कोई ख़ास एंजाइम्स भी नहीं चाहिए होते हैं, ये बहुत ही एक्टिव होते हैं, बहुत फास्टली काम करते हैं। जो कमर्शियली अप्लाइड होते हैं ऑक्सीजन ये स्प्रे की शक्ल में होते हैं, पौधों के ऊपर इनका
स्प्रे किया जाता है, जो पौधों के ऊपर स्प्रे के बाद जो डिजायर्ड इफेक्ट्स है ये पौधों के अंदर ये प्रोड्यूस करते हैं। दो किस्म के सिंथेटिक ऑक्सीजन मार्केट में अवेलेबल हैं। एक को हम कहते हैं NAA, नंबर 1 पे है, जिसे हम कहते हैं नेफ्थलीन एसिडिक एसिड या इंडोल प्रोपायोनिक एसिड। नेफ्थलीन एसिडिक एसिड NAA, N से नेफ्थलीन, A से एसिडिक और फिर A से एसिडिक, नेफ्थलीन एसिडिक एसिड। और दूसरा है 2,4-D, इसका मतलब है 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिडिक एसिड। एक ऐसा एसिडिक एसिड है जिसके साथ एक फिनॉक्सी ग्रुप अटैच है और इस फिनॉक्सी रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर होता है, उसके साथ पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 4 के ऊपर दो क्लोरो ग्रुप अटैच है, क्लोरीन Cl नेगेटिव, उसके साथ दो क्लोरो ग्रुप अटैच होते हैं। अगर हम इनके हम फंक्शंस की बात करें तो जो पहला डिस्कस किया है पॉइंट नंबर 1 पे, नेफ्थलीन एसिडिक एसिड, तो नेफ्थलीन एसिडिक एसिड ये नेचुरल फ्रूट सेट को प्रमोट करता है, ये फ्रूटिंग को प्रमोट करता है। अगर फ्लावर्स हैं, फ्लावरिंग से जो पार्थिनोकार्पी का प्रोसेस है, जो उनकी कार्पिंग होती है, कार्पिंग से फ्रूट फॉर्मेशन के प्रोसेस को ये प्रमोट करते हैं। यानी कि ये विदाउट समटाइम्स मोस्टली बल्कि विदाउट पोलिनेशन ही, विदाउट फर्टिलाइजेशन ही ये फीमेल कार्पी को इंड्यूस करवा देती हैं फ्रूटिंग के अंदर, जिससे वाज़ेह तौर पे फ्रूट्स बनते हैं। और ये एक अब ये कहें कि ये एक मैजिकल फिनोमेना हो जाएगा इस तरह से कि आप एक वक्त में बहुत ज़्यादा मिकदार में फ्रूटिंग को इंड्यूस करवा सकते हो दरख्तों के ऊपर। कि बनस्बत ये कि आप इस चीज़ का वेट करोगे प्रॉपर पोलिनेशन होगी, फिर उसमें कुछ की पोलिनेशन होती है, कुछ फ्लावर्स की, कुछ की पोलिनेशन नहीं होती। तो इसके स्प्रे से क्या होगा, मोस्टली मोर देन 99%, 100% आप कह सकते हो कि दरख्तों के ऊपर जितने भी फ्लावर्स होंगे सबकी एक तरह से फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक मैजिकल फिनोमेना हो जाएगा और ये फार्मर को इससे अच्छा खासा सरमाया हासिल हो सकता है। दूसरा इसका जो अल्टरनेटिव है, दूसरा वेरिएंट इसमें जिसे हमने कहा है 2,4-D या 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड, इसको सिलेक्टिव वीड किलर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है फसलों के अंदर। जो कुछ वीड्स होती हैं, जो जड़ी बूटियां होती हैं, तो उसकी सिलेक्टिव किलिंग की जाती है। खास तौर पे जो चौरे पत्ते वाली बूटियां होती हैं, डाइकोट्स की होती हैं, जो अनाज की फसलों में होती हैं, गंदम के अंदर होती हैं, दालों के अंदर हो सकती हैं, चावल के अंदर होती हैं, या कुछ बागीचों के अंदर ऐसे डाइकोट्स की ब्रॉड लीफ सरफेस की जो वीड्स होती हैं, उनको किल करने के लिए 2,4-D एसिडिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये इनहिबिट्स द सप्रोटिंग ऑफ पोटैटोज। अगर गोदाम के अंदर, स्टोर्स के अंदर अगर आलूओं को जखीरा करना हो, तो आलूओं को जखीरा करने से पहले आलूओं के जो बैग होती है, जो आलूओं के थैले हैं, उनके ऊपर भी इनका स्प्रे किया जाता है कि एक खास कंसंट्रेशन में, और जिससे गोदाम के अंदर ये जो पोटैटोज हैं इनके अंदर बड नहीं फूटती, ये उगना शुरू नहीं कर देते, इनके अंदर स्प्राउटिंग नहीं होती, लिहाजा ये स्प्राउटिंग को रोकते हैं। जो परा परा आलू स्टोर के अंदर उसमें से रूट्स और स्टेम्स निकलना शुरू हो जाती हैं, इसको हम स्प्राउटिंग कहते हैं, फूटना कहते हैं, जिसे आप पंजाबी जुबान की आलू पे फुट गए ने, तो आलू के फूटने के अमल को रोका जाता है विद द हेल्प ऑफ 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड। उसके अलावा 2,4-D जो वक्त से पहले कच्चा फल दरख्तों से गिर जाता है, कि वक्त से पहले फलों के गिरने के अमल को भी रोकते हैं। इट रिटार्ड्स द एब्सेशन। लिहाजा ये भी क्वेश्चन के तौर पे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ सिंथेटिक ऑक्सीजन्स, या राइट डाउन द नेम ऑफ सिंथेटिक ऑक्सीजन्स एंड इट्स फंक्शंस। लॉन्ग क्वेश्चन का भी ये पार्ट हो सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, और मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ से बहुत से टिपिकल डायनामिक किस्म के यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। लिहाजा आपने इसको वर्ड टू वर्ड समझना है। रट्टा लगाने से बेहतर है कि आप इसके फंक्शंस को समझें।
अगर आपको इसकी फिजियोलॉजी प्रॉपर समझ आती है फिर ही आप इसको मेमोराइज कर सकते हो अच्छे तरीके से। दूसरा यहाँ पे जो हार्मोन है जिसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज अ जिब्रेलिन। जिब्रेलिन को प्लांट्स के अंदर तो प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन कमर्शियली भी इनको फंजाई कल्चर से प्रोड्यूस किया जाता है। लेबोरेटरी के अंदर फंगस के कुछ खास कल्चर्स लगाए जाते हैं, तो ये उन कल्चर्स की मदद से भी जिब्रेलिन को प्रोड्यूस किया जाता है। पहले हम इसके देख रहे हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं। जिब्रेलिन जो है ये सेल एनलार्जमेंट को प्रमोट करता है, लेकिन ये तब सेल एनलार्जमेंट को प्रमोट करता है अगर वहां पे ऑक्सीजन ना हो। अगर वहां पे ऑक्सीजन है तो वहां पे जिब्रेलिन काम नहीं करेगा। लिहाजा जिब्रेलिन ऑलवेज वर्क्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके अलावा ये एपिकल मेरिस्टेम्स में सेल्स की डिवीजन को भी प्रमोट करते हैं। सेम दैट इज द सेम लाइक ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन की तरह भी कुछ काम करते हैं कि कैम्बियम और एपिकल मेरिस्टेम्स के अंदर सेल्स की डिवीजन को प्रमोट करते हैं। एपिकल मेरिस्टेम यानी कि जो तना होता है, जो स्टेम है, उसका बिल्कुल टर्मिनल पार्ट, सबसे जो उसका ऊपर वाला पार्ट है जहां से तने की लंबाई में इजाफा हो रहा है। और कैम्बियम वो टिश्यूज होते हैं जो कि जाइलम और फ्लोएम के दरमियान होते हैं और जो तने की मोटाई में इजाफा कर रहे होते हैं, जिसे हम कैम्बियम कहते हैं। उसके अलावा ये प्रोमोट बोल्टिंग ऑफ सम रोजेट प्लांट्स। कुछ फूलों के अंदर ये जो है, जो गुच्छे बनते हैं फूलों के, ये उसको भी इंड्यूस करवाते हैं। बोल्टिंग हम जिसको कहते हैं कि रोजेसी फैमिली के अंदर ये बोल्टिंग को इंड्यूस करवाते हैं। उसके अलावा ये प्रोमोट्स बर्ड इनिशिएशन इन शूट्स ऑफ क्राइसैंथेमम कैलस। क्राइसैंथेमम स्पीशीज के अंदर एक जो कैलस फॉर्मेशन होती है, ये कैलस से ही कैलस कैलस आपको पता है, कैलस की डेफिनेशन है द टिश्यूज व्हिच कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। कैलस ऐसे टिश्यूज होते हैं जिन जो के ना तो पत्ते हैं, जो ना तने हैं, जो कि ना रूट्स हैं। एक मैस ऑफ सेल लैग सेल्स का छोटा सा ढेर होता है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अगर कैलिस के ऊपर ये इनका स्प्रे किया जाए तो कैलस से तने निकलना शुरू हो जाते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप लैब्स में इस तरह का काम कर रहे हो कि आपके पास कैलस मौजूद है लेबोरेटरी में, तो आप लेबोरेटरी में पैट्री प्लेट्स के ऊपर जो कैलस के सेल्स है, अगर उसके ऊपर इनका स्प्रे किया जाए तो कैलस से जो सॉफ्ट से मैस है सेल्स के टिश्यूज के, तो वहां से छोटे छोटे तने निकलना शुरू हो जाते हैं, तो वहां पे बर्ड इनिशिएशन होती है। उसके अलावा ये भी पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करवाते हैं, लीफ ग्रोथ को और फ्रूट ग्रोथ को ये इंड्यूस करवाते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ फंक्शन इनके ऑक्सीजन से मिलते जुलते हैं। ये ऑक्सीजन की तरह कुछ ना कुछ ये इंड्यूस या प्रोमोट्स करवाते हैं ग्रोथ को, डेवलपमेंट को। सेम लाइक ऑक्सीजन, ये भी एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करवाते हैं। और उसके अलावा ये एपिकल डोमिनेंस में ऑक्सीजन से फंक्शंस को भी थोड़ा एक्सेलरेट करते हैं। जहाँ पे ऑक्सीजन आप पहले से काम कर रहा होगा एपेक्स के अंदर, वहां पर अगर जिब्रेलिन का स्प्रे किया जाए तो जिब्रेलिन वहां पर आके और ज्यादा एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करवा देंगे। उसके अलावा ये बर्ड एंड सीड डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं। ये बहुत टेक्निकल दो वर्ड्स हैं, ब्रेकिंग बर्ड एंड सीड डोरमेंसी। ये बर्ड डोरमेंसी क्या होता है, सीड डोरमेंसी क्या होता है। बर्ड डोरमेंसी, बर्ड का मतलब है कि वो छोटा सा पॉइंट, वो कोम्पल, जैसे कोम्पले हम कहते हैं, ऐसी कोम्पले जिन्होंने फूल में तब्दील होना है, जिन्होंने ब्रांचों में तब्दील होना है, जिन्होंने शाखों में तब्दील होना है। या सीड, वो बीज जिसने मौसम आने पे उगना है। बीज एक वो दुरानिया जिसके दौरान बीज नहीं उगता। जैसे आपको पता है कुछ ऐसे बीज होते हैं जिन्होंने मौसम बहार के अंदर ही उगना होता है, उससे पहले वो बहुत ही शदीद गर्मी में
या बहुत शदीद सर्दी में वो नहीं उगते, वो बड नहीं बनते, वो सीड जो है वहां से नया पौधा नहीं बनता। तो ये जो ड्यूरेशन है, जिस ड्यूरेशन के दौरान जो सीड पौधे में तब्दील नहीं होता, इस ड्यूरेशन को हम डोरमेंसी कहते हैं। कि वो दुरानियां जिसके अंदर सीड एज सच सीड ही रहता है, सीड उगता नहीं है, तो सीड को वो तमाम ड्यूरेशन, वो तमाम वक्त डोरमेंसी कहलाएगा। लिहाजा ऐसे सीड्स के ऊपर अगर जिब्रेलिन को स्प्रे कर दिया जाए वक्त से पहले, तो वो सीड उगना शुरू कर देगा। अगर आपने देखें जब स्ट्रॉबेरी का जो सीजन होता है, तो मेरा ख्याल है ये शायद उसमें इसको स्प्रोटिंग इसकी सितंबर अक्टूबर में इसकी जो पनीर लगाई जाती है, इसके ऊपर काम शुरू किया जाता है। तो इसी दौरान जो स्ट्रॉबेरी के सीड्स होते हैं, अगर वो खुद ब खुद जो है अपना उनका टाइम साइकिल, टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, टाइम स्केल, और वो उगना शुरू कर देते हैं सितंबर अक्टूबर में। लेकिन आजकल क्योंकि स्ट्रॉबेरी का सीजन नहीं है, तो आपके पास सीड्स पड़े होंगे स्ट्रॉबेरी के, तो आप अगर स्ट्रॉबेरी के सीड्स के ऊपर जिब्रेलिन का स्प्रे कर दो, तो स्ट्रॉबेरी के पौधे बनना शुरू हो जाएंगे वक्त से पहले। यानी कि 2 से 3 महीने पहले आप इसके ऊपर अगर स्प्रे कर दो, तो बिफोर द टाइम स्ट्रॉबेरी के जो सीड है ये उगना शुरू कर देंगे। तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं टू ब्रेक द डोरमेंसी, कि आपने आर्टिफिशियली विद द हेल्प ऑफ सम हार्मोन्स जो सीड्स की जो डोरमेंसी है उसको ब्रेक कर दी है। इसी तरह बर्ड की डोरमेंसी भी ब्रेक होती है कि वक्त से पहले आप पौधों की या बीजों की डोरमेंसी को ब्रेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जिब्रेलिन। उसके अलावा समटाइम्स ये जो जिब्रेलिन है ये रेड लाइट का अल्टरनेटिव भी काम करती है। पौधों में होती हैं लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट्स। तो लॉन्ग डे प्लांट्स जिनको ज्यादा देर की रोशनी चाहिए होती है, तो उनमें ये अगर वहां पे जिब्रेलिन का स्प्रे कर दिया जाए, तो उनके लिए ये रेड लाइट का अल्टरनेटिव होती है। जबकि ये शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर ये ग्रोथ को रोकते हैं। कुछ स्पीशीज के अंदर ये लीफ को गिरने को रोकते हैं, लीफ सेंसेस को रोकते हैं। कुछ स्पीशीज के अंदर के पत्तों के गिरने के अमल को रोकते हैं, लीफ सेंसेस, पत्तों के गिरने का अमल। इसकी भी कमर्शियल वाइल्स मिलती हैं, कमर्शियल बॉटल्स मिलती हैं, जिसका इस्तेमाल इस तरह से है कि ये जिब्रेलिन भी फ्रूट सेटिंग में मदद देता है, खासतौर पे पियर्स के अंदर, नाशपाती के अंदर। उसके अलावा अंगूरों के अंदर ये सीडलेस ग्रेप्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो बेरी होती हैं, बेरी का साइज ज़्यादा करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका एक वेरिएंट है जिसे हम कहते हैं GA3। GA3 जो है ये ब्रीविंग इंडस्ट्री में, मशरूबात इंडस्ट्री में, ख़ास तौर पे जो अल्कोहल वगैरह बनाते हैं, मशरूबात, अल्कोहल बेस्ड मशरूबात जो बनाते हैं, ये एक कंपाउंड होता है अल्फा अमाइलेज। GA3 अल्फा अमाइलेज प्रोडक्शन को तेज करता है जौ के अंदर। जो सुना होगा आपने, बीज होते हैं बार्ले के अंदर GA3 की प्रोडक्शन को प्रमोट किया जाता है, और इससे माल्टिंग का प्रोसेस तेज होता है। यानी कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, ये भी एक तरह से माल्टिंग के प्रोसेस को इंड्यूस किया जाता है। ये फलों को जल्दी पकने नहीं देते, खासतौर पर टमाटर को रोकेंगे पकने से, टमाटर की शेल्फ लाइफ ज्यादा होगी इससे। टमाटर में अगर आपने स्टोर करना है किसी गोदाम के अंदर, तो उसके ऊपर अगर जिब्रेलिन का स्प्रे कर दिया जाए, तो टमाटर का जो पकने का अमल है वो जरा स्लो हो जाता है, खासतौर पर ग्रेप अंगूरों के ऊपर। और उसके अलावा केले के ऊपर इसका स्प्रे किया जाता है जब इसको स्टोर किया जाता है, जिससे इनका जो राइपनिंग प्रोसेस है वो जरा स्लो हो जाता है। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह ताला हम